हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का वेलकम है बीएससी थर्ड सेमेस्टर की रिवीजन क्लास फर्स्ट में। तो आप सभी लोगों, जैसा कि आपको बताया गया है प्रीवियस में कि आज से हमारी रिवीजन क्लास फर्स्ट स्टार्ट हो रही है बीएससी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए। और जो हमारा आज का टॉपिक्स है वो हमारा टॉपिक है क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके थर्ड सेमेस्टर के लिए। यहाँ पे हमारी रिवीजन क्लास लग चुकी है। अब पर डे हम आपको एक टॉपिक का रिवीजन ज़रूर कराएंगे। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो सभी लोग चैनल को ज्वाइन जरूर करें। तो अगर हम बात करें तो एक एन इम्पॉर्टेंट इक्वेशन फॉर वन कंपोनेंट टू फेज, यानी एक कोई कंपोनेंट होगा और फेज उसके दो होंगे। एक कंपोनेंट और टू फेज सिस्टम के लिए एक इक्वेशन डेराइव किया गया था 19th सेंचुरी में बाय द क्लैपेरॉन। क्लैपेरॉन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 19th सेंचुरी में वन कंपोनेंट और टू फेज सिस्टम्स के लिए एक थर्मोडायनेमिक इक्वेशन दिया था जो कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड था। इट इज़ नोन एज द क्लैपेरॉन इक्वेशन, और उसी रिएक्शंस का क्या नाम दिया गया था? क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो सबसे पहला वर्ड आप लिखेंगे क्लैपेरॉन इक्वेशन होता क्या है। अब आगे हम देखेंगे कौन कौन से दो फेजेज हैं। द टू फेजेज इन इक्विलिब्रियम मे बी एनी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। वो दो फेजेज कौन से हो सकते हैं? सॉलिड एंड लिक्विड हो सकता है। यहाँ पे यस का मतलब क्या है? सॉलिड है, और यल का मतलब क्या है? लिक्विड है। सॉलिड से लिक्विड एट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड। और जब कोई सब्सटेंस लिक्विड से वेपर में जा रहा है, तो लिक्विड से वेपर में जा रहा है यानी वो क्या हो रहा है? बॉयल हो रहा है, बाष्प बन के उड़ जा रहा है। लिक्विड टू वेपर, यल का मतलब है लिक्विड, बी का मतलब है वेपर। दोनों एक दूसरे के क्या है? इक्विलिब्रियम में है। जितने, क्योंकि आप ये चैप्टर्स जनरली केमिकल इक्विलिब्रियम से ही रिलेटेड है, तो रिएक्शंस किस में होगी? इक्विलिब्रियम्स में। फिर वेपर से किस में कन्वर्ट हो सकता है? लिक्विड में, एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड्स। अगला आप देखेंगे सॉलिड एंड वेपर्स। सॉलिड से किस में जा सकता है? वेपर्स में जा सकता है। और जब सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट होगा तो उसे आप क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। तो डिफरेंट डिफरेंट आपके दो फेज आप लिख सकते हैं यहाँ पे, सॉलिड और लिक्विड, कोई दो फेज और वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए आप इक्वेशन डिराइव करा रहे हैं। अगला पॉइंट आप देखिए यहाँ पे लिखा गया है वन क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड अनदर क्रिस्टलाइन फॉर्म एज फॉर एग्जाम्पल रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर। अगर हम सल्फर की फार्म की बात करें तो सल्फर का एक फार्म होता है रोम्बिक सल्फर, जिसे यसार से रिप्रेजेंट किया गया है, और सल्फर का दूसरा फार्म क्या होता है? मोनोक्लिनिक। तो इस दोनों फार्म एक दूसरे में क्या होते हैं? इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं एट द ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ द टू एलोट्रोपिक फार्म। ट्रांजिशन टेम्परेचर पे जो सल्फर होते हैं उसके दो एलोट्रोपिक फार्म मिलते हैं। एक सल्फर आपका रोम्बिक होगा, दूसरा सल्फर क्या होगा? मोनोक्लिनिक होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। अगर थर्मोडायनेमिक इक्वेशन की कंडीशन के अनुसार हम देखें, द फ्री एनर्जी चेंज, जो आपकी फ्री एनर्जी चेंज होगी किसी भी मॉलिक्यूल्स के लिए एलॉन्ग विद द प्रोसेस इज जीरो। थर्मोडायनेमिक का इक्वेशन यहाँ पे आपको बताता है कि इक्विलिब्रियम में अगर हम फ्री एनर्जी चेंज की बात करें तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होगा? जीरो होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट प्रोसेस हम देखेंगे द चेंज ऑफ ए प्योर सब्सटेंस फ्रॉम फेज ए फर्स्ट टू अनदर फेज सेकेंड। यानी कोई हमारे दो सब्सटेंस हैं, पहला हमारा फेज फर्स्ट है और दूसरा क्या है? फेज सेकेंड है। इक्विलिब्रियम में क्या हो रहे हैं? फेज फर्स्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है? फेज फर्स्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है? सेकेंड में। इफ जीवन दी फ्री एनर्जी, आप इसको मानेंगे कि फेज फर्स्ट के लिए जो फ्री एनर्जी हो क्या है? जीवन है, और जो फेज सेकेंड है उसके लिए फ्री एनर्जी क्या है? G2 है। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है इफ G1 इज द फ्री एनर्जी पर मोल ऑफ द सब्सटेंस इन द इनिशियल फेज फर्स्ट एंड G2 इज द फ्री एनर्जी पर मोल इन द फाइनल फेज सेकेंड। यानी फेज फर्स्ट के लिए हमने एक एनर्जी मान लिया G1। ये फेज फर्स्ट कोई भी हो सकता है, चाहे सॉलिड हो सकता है, चाहे लिक्विड हो सकता है, चाहे वेपर हो सकता है। इसी तरीके से फेज सेकेंड के लिए जो एनर्जी होगी गिव्स एनर्जी, वो क्या होगी? G2 होगी। दोनों जब इक्विलिब्रियम में है तो फेज फर्स्ट यानी पहला फेज और दूसरा फेज एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ से G1 और G2 भी क्या हो सकते हैं? बराबर हो सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं DG1 बराबर DG2, ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है। हेंस देयरफॉर विल बी नो फ्री एनर्जी चेंज, यानी कोई भी एनर्जी चेंज नहीं होगा।
तो डेल्टा जी बराबर क्या होगा, G2 माइनस G1, अथवा डेल्टा जी बराबर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि आपने आगे कहा है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है, 0 होता है। तो डेल्टा जी बराबर 0 होगा और डेल्टा जी बराबर क्या होगा, G2 माइनस G1, अथवा इसको कैसे लिख सकते हैं, G2 माइनस G1 बराबर 0। आप 2-3 बार इसको लिखकर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब अगर हम बात करें थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स का एक क्वेश्चन पढ़ते हैं जहाँ पे आप मैक्सवेल रिलेशनशिप पढ़ेंगे, वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार अगर हम बात करें तो डी जी बराबर क्या होता है, बी डी पी माइनस एस डी टी। चेंज इन एनर्जी ऑफ फेज फर्स्ट, अगर फेज फर्स्ट की एनर्जी का चेंज करें तो डी जी 1 होगा, और फेज सेकेंड की एनर्जी की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, डी जी 2 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, डी जी 1 बराबर बी 1 डी पी माइनस एस 1 डी 2, और इस इक्वेशन को दूसरे फेज के लिए कैसे लिख सकते हैं, डी जी 1 बराबर बी 2 डी पी माइनस एस 2 डी टी। और फेज फर्स्ट और फेज सेकेंड एक दूसरे में क्या है, इंटर कन्वर्टेबल है। डेल्टा जी बराबर 0 है, G2 माइनस G1 बराबर 0 है, G1 बराबर G2 है, और DG1 बराबर क्या है, DG2। अगर DG1 और DG2 बराबर हैं तो यानी ये दोनों अगर बराबर हैं तो ये दोनों भी इक्वेशन एक दूसरे के क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। इसको आप यहाँ पे देखिएगा, तो B1 DP माइनस S1 DT बराबर B2 DP माइनस S2 DT। इतना पॉइंट्स आपको क्लियर होगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, B1 को और यहाँ से B2 को अगर हम एक तरफ कर लें, अगर हम इसको एक तरफ कर लें तो यहाँ पे आप एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं। स्टेप क्या बढ़ा सकते हैं, B1 DP माइनस B2 DP। तो यहाँ से B1 यहाँ से B2 कॉमन ले लिए तो B2 माइनस B1 इंटू DP, और इस दोनों को एक साथ कर लेंगे, यानी S1 DT माइनस S2 DT माइनस S1 DT। यहाँ पे S2 माइनस S1 को कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, DT। आगे हम देखेंगे इसी को, DP को किससे डिवाइड करेंगे, DT से, बराबर क्या होगा, S2 माइनस S1 बराबर B2 माइनस B1। जिस तरीके से आपने कहा कि G2 माइनस G1 बराबर क्या होगा, DG होगा, इसी तरीके से S2 माइनस S1 बराबर क्या होगा, डेल्टा S होगा, और B2 माइनस B1 बराबर क्या होगा, डेल्टा B होगा। इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब थर्मोडायनेमिक का अगला इक्वेशन कहता है डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस TdS, और इक्विलिब्रियम पे डेल्टा G की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ से बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा डेल्टा G माइनस TdS, और डेल्टा H को जब इधर लाएंगे तो क्या बचेगा, डेल्टा G बराबर TdS, और यहाँ से डेल्टा S की वैल्यू क्या करेंगे, पुटअप करेंगे। डेल्टा S की वैल्यू क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं, अथवा डेल्टा S को आप क्या करिए, इधर ले आइए तो क्या बचेगा, डेल्टा G H अपान T। डेल्टा S को अगर इधर ले आएंगे तो क्या होगा, डेल्टा H अपान T, जहाँ पे डेल्टा H क्या है, लेटेंट हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम फेज फर्स्ट टू फ्रॉम सेकेंड। डेल्टा H किसे क्या कह रहे हैं, जो हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है उसे डेल्टा H कह रहे हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, डेल्टा S जो भी आपको वैल्यू है उस डेल्टा S की वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में रख सकते हैं। डेल्टा S की जो आपको वैल्यू मिली है आप इसको इस इक्वेशन में रख दीजिए, तो आपको अगला इक्वेशन क्या मिलेगा, dP बाई dt बराबर डेल्टा H डिवाइड बाई T B2 माइनस B1। दिस इक्वेशन वाज फर्स्ट डिराइव्ड बाय क्लेप्रान इन 1834 एंड इज कॉल्ड क्लेप्रान इक्वेशन। इसी इक्वेशन को जो आपके साइंटिस्ट थे क्लेप्रियन ने 1834 में डिराइव किया था, और इस इक्वेशन को नाम दिया था क्लेप्रान इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सॉलिड टू लिक्विड, यानी सॉलिड से लिक्विड फेज के लिए क्या है, एप्लीकेबल होता है।
ए फेज इक्विलिब्रियम, एक वाला क्वेश्चन, क्लेसियस क्लैप्रानिक क्वेश्चन। तो ये तो सिंपल क्लेसियस क्लैप्रानिक क्वेश्चन हो गया। अगर हम इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म की बात करें कि इंटीग्रेटेड फॉर्म इस इक्वेशन का क्या होगा, तो इंटीग्रेटेड फॉर्म के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो इसको हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी तक आपको बस क्लेसियस क्लैप्रान इक्वेशन देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो आपकी काफ़ी लार्ज हो जाएगी, आप उतने मिनट तक देख नहीं पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अस आवर सेशन।